हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पोल साइंस का जो पहला चैप्टर है यानी कि पावर शेयरिंग, बहुत ही इजी चैप्टर है। पूरे चैप्टर को हम लोग शुरू से लेके लास्ट तक वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर के साथ साथ बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा मैं कि पहले के एग्जामों में क्या क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से। तो पूरे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना और वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर कर दो अभी से ही। चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चे कि इस चैप्टर में अपन को क्या-क्या आता है। देखो कौन-कौन से टॉपिक्स अपन को पढ़नी है। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं पावर शेयरिंग के बारे में बताऊंगा कि पावर शेयरिंग होती क्या है। फिर क्या है ना बेटा, अपन को दो कहानियां पढ़नी है। एक कहानी पढ़नी है बेल्जियम की और दूसरी कहानी पढ़नी है श्रीलंका। हाँ जी, ये वही वाला श्रीलंका है जो इंडिया के नीचे रहता है, छोटा सा श्रीलंका। ठीक, तो उसकी कहानी हम आप लोगों को बताऊंगा। फिर हम ये पढ़ेंगे कि आखिर श्रीलंका में क्या-क्या कांड हुए। श्रीलंका में पूरा कांड जो हुआ था सब डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुए वो बताऊंगा। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेल्जियम में जो कांड हुए वो कैसे खत्म होंगे। भैया बेल्जियम में जो लड़ाई शुरू हुई थी, बेल्जियम वालों ने कैसे उसको सॉल्व कर दिया, वो पूरी कहानी पढ़ेंगे। और जब श्रीलंका और बेल्जियम की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी तो आपको कहानी से सीख मिलेगी भैया। क्या सीख मिलेगी कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, समझे। और फिर पावर शेयरिंग के अलग-अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे। बिल्कुल ही छोटा-सा चैप्टर है, थोड़े मिनट में ही खत्म हो जाएगा, तो आप लोग बस तसल्ली के साथ देखते रहो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है गुरुजी, क्या है क्वेश्चन भाई कि पावर शेयरिंग क्या है? पहला क्वेश्चन आता है बेटा कि पावर शेयरिंग क्या है? तो समझो, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि पावर शेयरिंग हमारे देश में क्या है ना कि जब भी पावर एक हाथ के अंदर रहता है, यानी कि पावर को शेयर नहीं किया जाता, सेंट्रलाइज्ड रहता है, सेंट्रलाइज्ड पावर रहता है, तो वहां पे ना मोनार्कियल फॉर्म आता है। यानी कि अगर एक ही आदमी के पास सारी शक्तियां हो तो हो सकता है कि वो आदमी घमंडी हो जाए, निरंकुश हो जाए। इसीलिए क्या किया जाता है ना, डेमोक्रेसीज में पावर्स को सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है ताकि कोई एक ऑर्गन जो है बिल्कुल मोनार्कियल ना हो जाए, अत्याचार ना करे लोगों के ऊपर। तो हमारे इंडिया में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को देखो कैसे शेयर किया गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी 7th 8th क्लासों में ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो यही होती है बेटा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होती क्या है सर? पावर शेयरिंग होती है, पावर शेयरिंग इज अ प्रैक्टिस वेयर मल्टीपल ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट पावर्स अमॉन्ग देमसेल्फ। पावर शेयरिंग एक तरह की प्रैक्टिस होती है जहां पे अलग अलग ग्रुप्स क्या करते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट पावर अमॉन्ग देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू एग्रीड रूल्स। बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो आपस में जब पावर्स को डिवाइड कर लेते हैं किसी रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग। इट कैन बी फॉर्मल फ्रेमवर्क और इनफॉर्मल पैक्ट दैट रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन डिवाइडेड कम्युनिटीज। अब क्या होता है भैया कि पावर दो तरीके से शेयर कर सकते हैं, या तो फॉर्मली रूल्स बना के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर शेयर कर लो, या फिर इनफॉर्मल तरीके से पावर शेयरिंग। इनफॉर्मल मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कर लो, ठीक है? तो आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि जब पावर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग ऑर्गन्स में, व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स, इट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल ऑर्गन्स, इट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। अब बेटा कहानी के अंदर आते हैं, क्योंकि पावर शेयरिंग की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब भी आप लोग समझ लो कि जब पावर को मल्टीपल ऑर्गन्स में शेयर किया जाता है तो उसे पावर शेयरिंग। अब आते हैं बेटा कहानी के अंदर कि श्रीलंका वाली कहानी क्या है भैया। श्रीलंका वाली कहानी और बेल्जियम वाली कहानी, इन दोनों कहानियों को ध्यान से देखें। यानी कि टू स्टोरीज। क्या है बेटा? टू स्टोरीज। क्या है ये टू स्टोरीज? सबसे पहले कहानी है बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोप का देश है बेटा। यूरोप आप सबको पता ही होगा। चलो भाई, तो बेल्जियम एक यूरोप का देश है और इस बेल्जियम में ना मेनली दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मेनली इस बेल्जियम के अंदर दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक बेटा डच कम्युनिटी जो कि 59% है, 59%। और दूसरी जो है फ्रेंच कम्युनिटी यानी 40%। लगभग 1% के आसपास जर्मन लोग भी रहते हैं। जो डच लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच लोग फ्लेमिश रीजन में, और फ्रेंच लोग जो हैं वो वेलोनिया के रीजन में रहते हैं। बाकी जर्मन रीजन में जर्मन रहते हैं। तो आप लोग एक समझ जाना कि बेल्जियम में बेटा डच कितने परसेंट रहते हैं। डच जो रहते हैं गुरुजी, डच डच बेटा रहते हैं 59%। डच 59% है बेटा।
ठीक है, और फ्रेंच है 40%। फ्रेंच है बेटा 40%। फ्रेंच कम्युनिटी जो थी वहां की बेटा माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी मतलब जो नंबर्स में कम होते हैं। ठीक है, और जो डच थे वो थे मेजोरिटी। तो आप लोग एमसीक्यू के लिए याद रखना ये बात कि बेल्जियम में डच मेजोरिटी में थी। बेल्जियम की राजधानी कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में डच 20% थे। डच बेटा ब्रुसेल्स में 20% थे, और फ्रेंच लोग जो थे वो 80%। फ्रेंच लोग 80% थे। ठीक है बेटा, तो एक और बात याद रखना कि यानी कि अपन को एक बात क्या समझ में आती है, अपन को ये बात समझ में आती है कि बेल्जियम में पूरे ऑल ओवर बेल्जियम में डच कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, लेकिन ब्रुसेल्स यानी जो बेल्जियम का कैपिटल है वहां पे डच माइनॉरिटीज में थी, वहां पे ये लोग कम थे। तो एमसीक्यू में बेटा अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी वाज इन माइनॉरिटी इन ब्रुसेल्स, तो याद रखना ब्रुसेल्स में डच माइनॉरिटीज में थे, ठीक है, और फ्रेंच जो थे वो मेजॉरिटी। ये पूरा आप लोगों को ट्री बेटा याद होना चाहिए क्या, कि ब्रुसेल्स के अंदर जो डच थे वो थे 59%, और जो फ्रेंच थे वो थे 40% ऑल ओवर बेल्जियम में। ब्रुसेल्स के अंदर क्या सीन था, ब्रुसेल्स के अंदर ये सीन था बेटा कि जो डच कम्युनिटी थी वो थी सिर्फ 20%, और फ्रेंच कम्युनिटी 80%। ठीक है, तो ये बेटा बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन है। अब आते हैं दूसरे देश की तरफ जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका की कहानी देखते हैं। आपको पता है श्रीलंका इज आइलैंड नेशन, साउथर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ में एक आइलैंड नेशन है, छोटा सा टापू सा देश है, माल्टी जैसा देश है, कप जैसा देश है, एक छोटा सा। 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, और इसमें 74% सिन्हला लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं, सिन्हला स्पीकर्स, यानी वे लोग जो सिन्हला लैंग्वेज को बोलते हैं। 74%, 18% के आसपास, 18% जो है बेटा तमिल्स है। इसमें 5% इंडियन तमिल्स, 5% इंडियन तमिल्स, और 13% श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है बेटा, तो ये अपना श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन। क्लियर आप लोग को, आई होप ये स्लाइड पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ होगी कि श्रीलंका के अंदर बेटा दो कम्युनिटीज मेनली रहती हैं, एक सिन्हलाज जो 74% है, और एक तमिल्स जो 18% है। इन तमिल्स में बेटा इंडियन तमिल्स 5% और श्रीलंकन तमिल 30। अब एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन बताओ। बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन तो नहीं बता दोगे क्या? बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन आप लोग फॉलोइंग देके लिख लेना कि बेल्जियम के अंदर डच कम्युनिटी कितनी थी, 59%। फ्रेंच कितने थे, 40%। फिर ब्रुसेल्स के अंदर क्या सीन था, ब्रुसेल्स के अंदर डच थे 20%, फ्रेंच थे 18%। बस इसी बात को बेटा पॉइंट्स में लिख देना है। अगला क्वेश्चन फिर कौन सा है, डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन अभी यहाँ पे बताया है। तो ये दो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। आई होप ये वाली स्लाइड आपको खत्म हुई हो। अब देखते हैं भैया, अभी तो हमें इस देश के बारे में समझा, अब हम लोग समझेंगे, कहानी के अंदर जाते हैं, और पहला कहानी के अंदर पॉइंट आता है बेटा क्या, कि वाई फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वर पावरफुल। फ्रेंच भाषा के जो लोग थे वो पावरफुल क्यों? ठीक है, तो बेटा अभी बेल्जियम की कहानी में मैंने आपको बताया कि जो बेल्जियम में थे ना, वो कहानी कुछ ऐसी थी बेल्जियम कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच दो कम्युनिटीज रहती थी, लेकिन ये जो फ्रेंच कम्युनिटी थी ये नंबर्स में तो कम थी, लेकिन ऑल तो पावरफुल ज्यादा थी। नंबर्स में कम थी तो पावरफुल ज्यादा थी। तो हुआ क्या कि बेल्जियम के डच लोग जो कि नंबर्स में ज्यादा थे, उनको गुस्सा आया भाई कि हम लोग इतने ज्यादा हैं फिर भी हम लोग पावरफुल नहीं है, ये फ्रेंच लोग कम होते हुए भी ज्यादा पावरफुल है। तो डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में टेंशन हो। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच पावरफुल थे तो थे क्यों भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला भैया, दे वर इन पावर फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी बेल्जियम में स्टार्टिंग से ही ना फ्रेंच कम्युनिटी पावर में थी। अगर आप लोगों ने क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा बेटा कि जो फ्रेंच थे ना, फ्रेंच इन्होंने क्या पूरे यूरोप पे ना, ये एरिस्टोक्रेट्स थे, पूरे यूरोप पे इनका कब्जा था ऑल दो। तो फ्रेंच कम्युनिटी जो थी बेटा वो बेल्जियम में लंबे समय तक पावर में थी, और डचों को सप्रेस करके रखा गया था लॉन्ग टाइम से। पहली बात है ऑब्वियसली ये लोग अमीर होंगे क्योंकि ये लोग लॉन्ग टाइम से पावर में थे। दूसरा, दे बेनिफिटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब ये लोग लॉन्गर टाइम से पावर में थे, जितने पावरफुल पोजीशंस थे उन सब पे कौन बैठा था, फ्रेंच लोग बैठे थे। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ सबसे ज्यादा फायदा फ्रेंच कम्युनिटी।
थर्ड पॉइंट, दे वर मोर एजुकेटेड, ये लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते थे फ्रेंच कम्युनिटी के लोग, और डच जो थे वो काफी ज्यादा सप्रेस्ड थे, तो उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई पढ़ाई करने की। फ्रेंच पॉपुलेशन हैड एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज देन द नेटिव डच पॉपुलेशन, और फ्रेंच पॉपुलेशन को क्या था ना बेटा, रिसोर्सेज के ऊपर भी अच्छा खासा कब्जा था, रिसोर्सेज के ऊपर भी अच्छा खासा कब्जा था, क्योंकि जो पावरफुल होता है उसी के पास रिसोर्स होती है। जैसे आप लोग, लेट सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपके गांव के अंदर बेटा सरकार की तरफ से कोई पैसा आया, तो देखना वो ज्यादातर पैसा कौन खाता है, गांव का प्रधान खाता है। कौन खाता है? प्रधान। क्यों खाता है भैया प्रधान? क्योंकि प्रधान जो है वो पावरफुल है, जो पावरफुल होता है उसी का रिसोर्स पे कब्जा होता है। हिंदी में बोलूं, जिसकी लाठी। तो फ्रेंच कम्युनिटी जो थी ना भैया, वो सबसे पावरफुल कम्युनिटी थी, तो रिसोर्सेज के ऊपर भी उनका कब्जा था, और डच पॉपुलेशन का रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा नहीं था। ऑल्दो वे लोग नेटिव्स थे, नेटिव्स मतलब वहीं के रहने वाले थे, तब भी फ्रांस के लोगों ने वहां के रिसोर्सेज को कब्जा कर रखा। तो द फ्रेंच वर फाइनेंशियली स्ट्रांग, और इसीलिए वे लोग पैसों के मामलों में भी क्या थे बेटा, काफी ज्यादा थे। तो ये वो रीजन है बेटा कि जो हम कह सकते हैं कि फ्रेंच कम्युनिटी पावरफुल थी। पहला रीजन क्या है? कि वो लोग लॉन्गर टाइम से पावर में थे। दूसरा रीजन क्या है? वो लोग पढ़े लिखे थे। तीसरा रीजन क्या है? रिसोर्सेज के ऊपर उनका कब्जा था। और चौथा रीजन कि जब पूरे बेल्जियम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा फायदा फ्रेंच लोगों ने, और इसी कारण से वे लोग काफी आगे निकल गए और डच कम्युनिटी पीछे रह गई। अब ये जो आगे निकलना और पीछे रहने की जो कहानी है, इसकी वजह से बेटा होगा टेंशन। क्या होगा? टेंशन। यानी दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ेंगी। चलो भैया, देखते हैं कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है? तो कारण है कि द फ्रेंच कम्युनिटी वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच कम्युनिटी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, बहुत ज्यादा रिच थी, इसलिए होता है। द डच वर इन मेजोरिटी एंड रिलेटिवली पुअर। डच लोग जो थे वो मेजोरिटी में थे। मेजोरिटी समझ रहे हो आप लोग? मेजोरिटी मतलब होता है ज्यादा नंबर्स में थे, फिर भी गरीब थे, फिर भी गरीब थे। दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी। तो अब बेटा अगर ये क्वेश्चन आए कि क्या था कारण, तो कारण बेटा बहुत ही सिंपल था। बेल्जियम में दोनों कम्युनिटी के बीच लड़ाई का कारण क्या था? कारण बहुत ही सिंपल था कि फ्रेंच जो थे वो आउटसाइडर्स थे, माइनॉरिटीज में थे, फिर भी पावरफुल थे। डच कम्युनिटी नेटिव्स थी, नेटिव मतलब वहीं की रहने वाली थी, और ज्यादा भी थी नंबर्स में, फिर भी पावरफुल नहीं। ओके, समझ रहे हो आप लोग कि फ्रेंच कम्युनिटी जो थी बेटा माइनॉरिटी यानी कम नंबर्स में होने के बावजूद भी पावरफुल थी, और डच लोग जो वहीं के थे ज्यादा भी थे फिर भी पावरफुल नहीं थे। ये एक मेन कारण था कि दोनों ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो अपन को देखो बेटा क्वेश्चन कौन सा कवर होता है? क्वेश्चन होता है कि व्हाट लीड टू द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960। सीबीएसई 2011 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्या रीजंस थे कि डच और फ्रेंच लोगों के बीच 50s और 60s के बीच में लड़ाई हो गई। तो अपन को ना एक साल भी याद हो जाएगा कि हुई कब थी लड़ाई, 50s और 60s। और रीजन क्या थे, अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है या ना, किया ना एक्सप्लेन। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? चलो आते हैं। अब हमने एक बात तो समझ ली भैया कि सर बेल्जियम में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों बड़ा होने वाला है? क्योंकि फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो। डच को फ्रेंच पसंद नहीं है कि ये पावरफुल लोग हैं, फ्रेंच को डच पसंद नहीं है कि ये हमें परेशान करते हैं, गरीब, ब्लडी गरीब लोग। तो दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है अब बेल्जियम में, खून खराबा होता है। स्टेप्स टेकन टू रिमूव टेंशन इन बेल्जियम। बट हुआ क्या ना भैया कि बेल्जियम की सरकार ने कहा कि मेरे करण अर्जुनों, बात सुनो ध्यान से, तुम लोग को लड़ना नहीं है आपस में, तुम लोग को ठाकुर के खिलाफ लड़ना है। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा नहीं बच्चों लड़ाई नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों, हम बताएंगे तुम्हें सॉल्यूशन। और बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए, जिन स्टेप्स की वजह से पूरे बेल्जियम में जो लड़ाई होने वाली थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। बिल्कुल ही लड़ाई खत्म हो गई भैया। कौन से स्टेप्स थे? ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। कौन से स्टेप्स थे समझ लो। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट्स किए। अमेंडमेंट्स मतलब होता है सुधार किए। हमारे बच्चे कहेंगे ये अमेंडमेंट्स क्या होता है, अंग्रेजी फंग्रेजी क्या लिख रहे हो। चलो भाई,
तो 4 अमेंडमेंट्स किए, कब से कब तक? 1970 से लेके 1993 के बीच। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने 1970 1993 के बीच 4 अमेंडमेंट्स किए। एक बार जोर से बोलो घर में, कितने अमेंडमेंट्स किए? 4। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। तो याद रखना 4 अमेंडमेंट्स किए। इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला बेटा, पहला अमेंडमेंट क्या किया कि इक्वल नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स और इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स। मतलब ये बिल्कुल देसी उपाय है। जैसे आप लोग समझते हो कि घर में भाई बहनों के बीच फोन के लिए लड़ाई हो जाती है, भाई बहन के खून की प्यासी हो जाती है और बहन भाई के खून का प्यासा। तो होता क्या है, मम्मी आती है, मम्मी कहती है "ये दोनों इधर आओ, 1 घंटे तू फोन चलाएगा, 1 घंटे तू फोन चलाएगा"। ये मॉडल बेल्जियम की गवर्नमेंट ने उठाया। वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उतने ही डच स्पीकिंग, दोनों ही मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट इक्वल रहेगी, किसी को फेवर नहीं करेगी। तो भैया इस आसान सा तरीका, ठीक है। क्या किया सबसे पहला स्टेप कि इक्वल नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला स्टेप। दूसरा क्या किया, वाइड पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि बेटा स्टेट गवर्नमेंट्स को ना ज्यादा पावर दे दी। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा पावर क्यों दे दी, समझो ध्यान से, ज्यादा पावर क्यों दे दी। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जर्मनी के अंदर जो था वो फ्लेमिश रीजन, जो फ्लेमिश रीजन था वहां पे कौन रहता था बताओ, कमेंट करके बताना कि फ्लेमिश रीजन में कौन रहता था। फ्लेमिश रीजन में डच लोग रहते थे और वेलोनिया रीजन में फ्रेंच लोग रहते थे। तो अब जब स्टेट गवर्नमेंट्स बनेंगी, तो जब अगर फ्लेमिश रीजन में बेटा डच लोग रह रहे हैं, तो स्टेट की जो गवर्नमेंट बनेगी फ्लेमिश में, वो किसी पंजाबी की तो बनेगी नहीं भाई, किसी सरदार जी की तो बनेगी नहीं, डच लोगों की ही बनेगी। तो अगर उस गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दे दी जाए, तो लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, वो गवर्नमेंट अपने छोटे बड़े कदम खुद ही उठा लेगी भाई। तो वही किया गया। सेकंड स्टेप क्या कि स्टेट गवर्नमेंट को ना इतने पावर्स दे दिए गए कि स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर के लिए भीख नहीं मांगेगी। समझ रहे हो? तो स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दे दिए, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास क्या होता है ना, हम लड़ते कब है, जब हमारे पास पावर्स नहीं होते। एक बच्चा पिकनिक जाने के लिए 200 रुपए कब मांगता है, कब जिद करता है, जब उसके पास 200 रुपए नहीं होते। अगर उसके पास पहले ही 200 रुपए हो तो वो मम्मी से 200 रुपए मांगेगा ही नहीं। और जब मम्मी से 200 रुपए मांगेगा ही नहीं तो ठीक है भाई, तो स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दे दी। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या किया गया बेटा जी, separate government in Brussels in which equal number of Dutch and French speaking ministers। अब बेटा लड़ाई सिर्फ बेल्जियम में नहीं थी, लड़ाई बेल्जियम के कैपिटल यानी ब्रुसेल्स में भी थी। लड़ाई बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में भी थी। तो ब्रुसेल्स में क्या हुआ, ब्रुसेल्स में ये हुआ कि ब्रुसेल्स के अंदर, याद करो अभी समझाया था आप लोगों को, कि ब्रुसेल्स के अंदर 20% डच थे और 80% फ्रेंच थे। अब ब्रुसेल्स में भी दोनों एक दूसरे से लड़ते थे भाई, दोनों एक दूसरे को खून के प्यासे थे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खुद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दोनों एक दूसरे के लिए लड़ते थे। तो हुआ क्या भैया कि इक्वल नंबर ऑफ डच एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर वहां भी लगा दिया गया। वहां भी यही वाला फंडा कि 1 घंटे तू फोन चलाएगा, 1 घंटे तू फोन चलाएगा। समझ में आया आप लोगों को? भाई तो ये डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स ब्रुसेल्स में भी सेम कर दिया गया, यानी पहला और तीसरा स्टेप बिल्कुल ही सेम है। और चौथा बेटा जो एकदम ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा, क्यूटी सा स्टेप था, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया। बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जो वहां के कम्युनिटी के लिए हो गई, मतलब फ्रेंच कम्युनिटी के लिए अलग गवर्नमेंट होगी, तो वहां की लैंग्वेज को, वहां के कल्चर को प्रोटेक्ट करेगी। फ्रेंच डच कम्युनिटी के लिए अलग गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स बेटा उठाए गए थे। इन चारों स्टेप्स को यहाँ एक बार फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को, देख लो। पहला क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल फ्रेंच और इक्वल डच स्पीकिंग। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इतनी पावर्स दे दी, स्टेट गवर्नमेंट अब सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंटर। तीसरा, ब्रुसेल्स में एक नया गवर्नमेंट बनाया गया और उस गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच, इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स, एफएम मतलब फ्रेंच मिनिस्टर, और इक्वल नंबर ऑफ डच मिनिस्टर। और चौथा स्टेप था कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था। समझे? चलो भाई, तो अब देखो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कब आया था इससे,
ये क्वेश्चन एग्जाम में कब आया था सर, हमें क्वेश्चन चाहिए सर। डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब बेल्जियम ने अपने पावर शेयर कैसे किए, या फिर दूसरे तरीकों में आ सकता है बेटा, दूसरे तरीकों में यही क्वेश्चन आ सकता है। राइट द स्टेप्स, राइट द स्टेप्स फॉर accommodation, write the steps for accommodation which was taken in Belgium, which was taken in Belgium। समझ रहे हो? नहीं, तुम नहीं समझ। ठीक है बेटा, अगर एग्जाम में एकोमोडेशन आ जाए तो हमारे बच्चे पंखे की ओर नहीं देखेंगे, आंसर करेंगे। एकोमोडेशन के लिए अगर स्टेप्स आ जाए बेटा, तो ये नहीं कि पंखे की तरफ देखो, नहीं, आपको आंसर करना, ठीक है, क्योंकि आपको आता है। ठीक है, कितने स्टेप्स भी है? 4 स्टेप्स। इंपॉर्टेंट स्लाइड इसलिए ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है सर? व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट? अभी तो बताया था कि थर्ड लेवल की गवर्नमेंट दैट शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। एक अलग से स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के लिए गवर्नमेंट बना दी जाए तो उसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये थर्ड लेवल की गवर्नमेंट होती है, क्योंकि सबसे ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। आया ना? सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट जो पूरे स्टेट को देखती है, और थर्ड लेवल पे होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, किसके लिए होती है भैया? स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या? थर्ड लेवल गवर्नमेंट दैट शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन मॉडर्न इन बेल्जियम। द कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज द पावर टू हैंडल क्या? अच्छा, बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या क्या देखती थी? किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की कल्चर का देखभाल करती थी, एजुकेशन का देखभाल करती थी, और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ठीक है बेटा, तो याद रखना, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज वाले इश्यूज को देखभाल। ये एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट थी जो बनी थी किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट। तूने पायल है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मेरी सांसों में तू है समा, ओ सजना। चलो भाई, तो ये तो बेल्जियम में क्या हुआ भैया, कि बेल्जियम में लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई खत्म इसलिए हो गई क्योंकि बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो समझदार थी। जैसे होता है ना, कभी कभी दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो मम्मी आके कहती है कि बेटा लड़ाई नहीं कर, आराम से चुप हो जाओ। ठीक है, तू भी थोड़ा फ़ोन चला ले, तू भी थोड़ा फ़ोन चला ले। और कभी-कभी यही बच्चे पापा आते हैं तो लड़ाई करते हैं। फिर पापा कहते हैं तू इधर आ, तड़, तड़, तड़। फिर तू इधर आ रे, तड़, तड़। सब लोगों का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। तो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी भी ऐसी है। बेल्जियम जो थी वो मम्मी थी, उन्होंने समझा दिया। अब आएँगे श्रीलंका वाले पापा। श्रीलंका में क्या हुआ भैया? श्रीलंका के अंदर भी सेम सीन था। हमने पढ़ा था ना कि सिन्हला स्पीकिंग लोग और तमिल्स लोग, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। सिन्हला 74%, तमिल 18%, 18% में 5% इंडियन तमिल्स। लिख के समझाता हूँ। श्रीलंका रे श्रीलंका, सिन्हला स्पीकिंग 74%, तमिल्स 18%। इसमें भी दो तरह के तमिल्स, इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स। 5% और 13%, यही थी ना एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका की। तो होता क्या है बेटा, कि सिन्हला लोग ज्यादा थे, तमिल्स लोग कम थे। दोनों कम्युनिटीज में यहाँ भी लड़ाई होती है। लड़ाई की शुरुआत कैसे हो रही है समझो। लड़ाई की शुरुआत ऐसे होती है कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कहा था मेजोरिटेरियन स्टेप्स। अब ये आप लोग कहोगे भैया मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? कि जब कोई ऐसा स्टेप उठाया जाए जिससे किसी मेजोरिटी कम्युनिटी को फायदा हो, कोई ऐसा स्टेप उठाया जाए जिससे सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी, यानी जो लोग ज्यादा है उस देश में उन्हीं को फायदा हो, उन स्टेप्स को कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म स्टेप। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो लोग ज्यादा थे उनको फेवर करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए। क्या थे वो स्टेप्स भैया? The Sinhala community of Sri Lanka dominated the minority Tamil people and practiced majoritarian policy। श्रीलंका की जो सिन्हला कम्युनिटी थी उसने वहां के तमिल्स को बेटा डोमिनेट करना स्टार्ट, उनको परेशान करना स्टार्ट किया, और जिससे
बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। क्या क्या किया? सबसे पहले सिन्हाला लैंग्वेज को 1956 में श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर, सिन्हाला भाषा को श्रीलंका का ऑफिशियल भाषा डिक्लेयर कर दिया। मतलब सिन्हाला भाषी भी सिन्हाला पढ़ेंगे और तमिल्स भी सिन्हाला पढ़ेंगे। उन्हें पढ़ना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। समझ रहे हो? सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने डिक्लेयर किया। दूसरा, पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हालाज एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई कि जिससे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के टाइम पे और सरकारी नौकरियों के टाइम पे सिन्हला लोगों को ज्यादा मदद मिली। कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे नौकरियों में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए सिन्हला लोगों को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी, ज्यादा फेवर मिलेगा। तीसरा स्टेप, द स्टेट प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। सिन्हला की जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, उसने बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन बना लिया, बुद्धिज्म को प्रमोट करती थी। और तमिल्स लोग ना बेटा हिंदुइज्म को मानते थे और सिन्हलास जो थे वो बुद्धिस्ट थे। ये बात आप लोग याद रखना। सिन्हलास जो थे बेटा वो बुद्धिस्ट थे। क्या थे? बुद्धिस्ट। और तमिल जो थे वो हिंदूस थे। तो गवर्नमेंट ने बुद्धिज्म को प्रमोट करना स्टार्ट किया, किसी एक रिलीजन को प्रमोट करना स्टार्ट किया। ये थर्ड स्टेप था। और ऑल दीज मेजर्स इंक्रीज द ग्रेजुअली फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमोंग श्रीलंकन तमिल्स। और ये सारे जो स्टेप्स थे बेटा, इन स्टेप्स की वजह से श्रीलंकन तमिल्स को एक बात समझ में आ गई, ये गवर्नमेंट हमारे भलाई का काम करने नहीं है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ सारे स्टेप। पहला, 1956 में सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर, मतलब तमिल्स के ऊपर इम्पोज कर दिया गया इसे, तमिल्स को भी पढ़नी पड़ेगी। दूसरा, यूनिवर्सिटी में से एडमिशन के लिए और सरकारी नौकरियों में सिन्हला लोगों को ज्यादा फेवर, ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई कि सिन्हला को ज्यादा फेवर। और थर्ड स्टेप, कि बुद्धिज्म को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया और लोगों को कहती थी कि तुम भी कन्वर्ट हो जाओ बुद्धिज्म। तो ये जो स्टेप्स थे, इससे तमिल्स के दिमाग में एक बात आ गई, बात बैठ गई कि जो गवर्नमेंट है श्रीलंका की, ये हमारे लिए काम है, हमारे अगेंस्ट काम है। तो हमें इस देश में रहना ही नहीं है। और उनके अंदर एलिनेशन, मतलब अलग होने की फीलिंग आ। तो क्वेश्चन आता है बेटा कि इनलिस्ट एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू अचीव मेजोरिटेरियनिज्म। श्रीलंका की सरकार ने मेजोरिटेरियनिज्म के लिए कौन से स्टेप्स उठाए? ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो भाई, तो बेटा श्रीलंका की गवर्नमेंट ने आग में घी डाल दिया, आग में घी नहीं पेट्रोल डाल दिया। समझ रहे हो? अब देखो होता क्या है कि अब तमिल्स लोग भैया कह रहे हैं, तमिल्स लोग जो है वो श्रीलंका में अपने लिए स्ट्रगल करेंगे, वो लोग कुछ मांग रखेंगे। तो उन्होंने श्रीलंका की गवर्नमेंट के सामने कहा, श्रीलंका की गवर्नमेंट के सामने कहा कि नहीं चलेगा। आपने जो कदम उठाए हैं उस कदम से तो सिर्फ सिन्हला लैंग्वेज को आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हो, सिन्हला लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों को ही आप प्रमोट कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। हमारा क्या? उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट साहब एक बात सुन लो कान खोल के, 3 डिमांड्स हैं हमारी। पहली डिमांड हमें दे दो रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी क्या होता है समझ लो, यानी कि हमें एक ऐसा रीजन बना दो जिस रीजन में हम लोग छोटे बड़े बेसिक फैसले खुद ले पाए, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना पड़े होना पड़े। समझ रहे हो ना? तो उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की मांग की। पहला स्टेप, ठीक है, मतलब एक छोटा सा रीजन हमें दे दो जिसमें हम अपने बेसिक फैसले, सारे नहीं, बेसिक फैसले खुद ले पाए। दूसरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। हमें भी सिन्हलाओं की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। आप जो सिन्हलास को फेवर कर रहे हो ये बंद करो आप। तो दूसरा स्टेप ये था। और तीसरा, कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, जैसे सिन्हला लैंग्वेज को आप लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, वैसे तमिल्स को ऑफिशियल। ये 3 मांगे वहां की गवर्नमेंट के सामने तमिल्स ने रखी। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट मांगे मान जाएगी? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट मांगे बिल्कुल नहीं मानेगी। बट द डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड, ठीक है? तो उनकी मांगों को हमेशा ही डिनाई किया गया। और जब भी वो नॉन वायलेंट तरीके से, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के सामने स्ट्रगल करते थे, तो गवर्नमेंट सप्रेस कर देती थी, लाठीचार्ज करवा देती थी, डंडे बरसवा देती थी, मतलब मार-मार के सुझा देती थी। अब तमिल के अंदर आया भैया कि ऐसे काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने 1980s में
1980s में दे ऑर्गेनाइज्ड मेनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एलटीटी। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका नाम था एलटी, तो कहते हैं बेटा लिट्टे, हिंदी में इसको कहते हैं लिट्टे, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, ठीक है। एंड द कॉन्फ्लिक्ट टर्न इनटू सिविल वॉर। इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया लिट्टे। ये ऑर्गेनाइजेशन इनके एक ऑटोनॉमस स्टेट की मांग करती थी। ऑर्गेनाइजेशन कहती थी कि हमें तमिल एलम नाम का नया देश दे दो, और अगर नहीं दोगे तो छीन के लेंगे। तो लिट्टे नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी, और इस लिट्टे ने श्रीलंका की आर्मी को, श्रीलंका की पुलिस को मारना शुरू किया। पूरे श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया, क्योंकि लिट्टे में सारे तमिल्स थे और इन्होंने सिन्हलास को मारना शुरू कर दिया। तो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत वर्स्ट हो गया टेंशन। आप लोगों ने किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा ये, एक फैमिली मैन करके वेब सीरीज है अमेजोन पे, उसमें आप लोगों ने ये पूरी कहानी अगर चाहो तो देख सकते हो। बहुत ही वॉयलेंट हो गया था ये। तो समझ में आ गया बेटा कि क्यों श्रीलंका में लड़ाई हुई। फैक्टर्स लेड टू सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो अब देखते हैं कि श्रीलंका में सिविल वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से। पहला, measures taken in the majoritarianism gradually increase the feeling of alienation among। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसने स्टेप्स उठाए, मेजोरिटेरियनिज्म स्टेप्स उठाए, वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी को फेवर करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए, और जिसके कारण वहां के लोग जो तमिल्स थे उनके अंदर एलिनेशन की फीलिंग आ गई। उन्हें के अंदर लगा कि भैया ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। पहले सबसे पहले ये हुआ। फिर दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम। उन्हें लगा कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश की गवर्नमेंट हमें डिनाई कर रही है, हमें इक्वल राइट्स जो है वो नहीं दे रही है। As a result, the relation between Sinhalas and Tamils community got worse, और इसी कारण सिन्हला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच संबंध खराब हो गए। श्रीलंकन Tamils launched parties for their demands. By 1980, several political organizations were formed demanding independent Tamil Elam. The distrust between two communities turned into widespread conflict, और it turned into civil war, ठीक है। और फिर दोनों पार्टीज के बीच रिलेशंस खराब हुए। तमिल्स ने अपनी अलग से पार्टी बनाई लिट्टे, इन्होंने अलग से अपनी डिमांड रखी एक तमिल एलम नाम के अलग से देश की, और धीरे धीरे चीजें बहुत वर्ष हो गई और सिविल वॉर। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई क्यों श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पावर शेयर करने से मना कर दिया। सबसे पहले उन्होंने स्टेप्स उठाए थे, देखो यहाँ पे, सबसे पहले उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए थे। इन स्टेप्स के कारण तमिल में आया गुस्सा। उसके बाद तमिल्स ने जब कुछ डिमांड्स रखी तो उनकी डिमांड्स को नहीं माना गया। बेल्जियम में आपने देखा कि सारी डिमांड्स मान ली गई। श्रीलंका में सारे डिमांड्स जो तमिल्स ने रखी थी उनको लगातार डिनाई किया गया। आप लंबे टाइम तक किसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते, और फिर सिविल वॉर हो गया। तो अगर मैं दोनों कहानी को क्रक्स समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, देखते हैं डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ पावर शेयरिंग इन बोथ कंट्री। अब दोनों देशों की कहानी खत्म हो जाती है, और कहानी से सीख क्या मिलती है। बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसी। दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश थे जहां पे इलेक्शंस होते थे, डेमोक्रेटिक कंट्रीज। दोनों ही कंट्रीज के अंदर बेटा अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। यहाँ पे बेल्जियम में डच और फ्रेंच लोग रहते थे, वही श्रीलंका में सिन्हलाज और तमिल्स रहते थे। तो दोनों ही देश डेमोक्रेसीज थी, दोनों की साइज भी एक जैसी थी, और दोनों के अंदर एथनिक ग्रुप्स भी रहते थे अलग अलग डिफरेंट। डिफरेंस क्या हुआ दोनों देशों में कि बेल्जियम ने क्या किया बेटा, उसको रियलाइज हो गया, बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। बेल्जियम को में लीडर्स को एक बात समझ में आ गई, देश को तभी एक रखा जा सकता है जब अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को रेस्पेक्ट किया जाए, उनको राइट्स दिए जाए। और इसी कारण उन्होंने पावर शेयरिंग किया। क्या किया भैया? पावर शेयरिंग। जबकि श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community want to force the dominance over other and refuses to share power, it undermines the unity of the nation. तो श्रीलंका में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उसने पावर शेयरिंग नहीं की। जब पावर शेयरिंग नहीं करोगे, पावर शेयरिंग नहीं की, इससे क्या हो गया बेटा? इससे क्या हो गया? इससे कांड हो गया, श्रीलंका में कांड हो गया। समझ रहे हो? ठीक है, चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं।
तो इन दोनों देशों से हमें यही सीख मिलती है। ये बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, समझ गए? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों देशों ने क्या-क्या स्टेप्स उठाए। आपको दोनों ही पता होना चाहिए। कैसे बेल्जियम ने 4 स्टेप्स उठाए, 4 अमेंडमेंट्स किए और कैसे श्रीलंका ने जो थे वो कंटिन्यूटी से सप्रेस करते रह गए श्रीलंका के लोगों को और फिर लिट्टे बना, फिर सिविल वॉर। ये दोनों कहानियों से आपको ऐसे सीख, तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इसके 2 रीजंस पढ़ेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। एग्जाम में 2017 में, 2015 में, 2012 में, 2013 में, मतलब या तो हर साल आ जाता है या फिर या तो हर साल ये क्वेश्चन आता है या फिर एक साल रिपीट करके जरूर आता है। ठीक है, तो व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो दो कारण है बेटा, पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा चीज है, इसके दो कारण है। एक है प्रूडेंशियल रीजन, एक है प्रूडेंशियल रीजन, एक है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या है? पावर शेयरिंग reduce the possibility of conflict between different social groups। जब पावर शेयरिंग होती है तो अलग अलग ग्रुप्स लड़ाई नहीं करते हैं, लड़ाई की पॉसिबिलिटी कम। पहला, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ। दूसरा, इट प्रिवेंट्स द ग्रुप फ्रॉम ओवरस्टेपिंग देयर राइट्स। जब पावर शेयर हो जाती है तो कोई भी ग्रुप ओवरस्टेप नहीं करती। ओवरस्टेप का मतलब समझो क्या होता है बेटा, ओवरस्टेपिंग कोई भी ग्रुप नहीं करती है। देखो ध्यान से, ओवरस्टेपिंग नहीं करती। क्या है ये ओवरस्टेपिंग, समझो ध्यान से। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपके होम लाइफ का एग्जांपल, रियल लाइफ से कुछ। मान लो कि गुप्ता है हमारी और बबीता है, दो बहनें हैं। दोनों बहनों को जाना है पिकनिक। तो अगर बेटा दोनों बहनों को पिकनिक पे जाना है तो उनके स्कूल से उन्हें चाहिए, स्कूल ने बोला 500 रुपए लगेंगे एक बच्चे, 500 रुपए। 500 रुपए एक बच्चे पे, यानी दो बच्चे गीता और बबीता, तो हो गए 1000 रुपए। तो हो गए भाई 1000 रुपए। तो गीता बबीता ने जाके अपने पापा से बोला, पापा जी। तो पापा ने एक झापड़ मारा, बोला आगे भी जी लगा। तो उन्होंने बोला जी पापा जी। तो उन्होंने कहा कि पिच्छू जी लगा। तो उन्होंने कहा जी पापा जी, हमें 1000 रुपए। पापा ने फिर एक झापड़ मारा, बोला इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, जाओ नहीं दे रहे। फिर गिद्दा और बबीता क्या करेंगे? ओवर स्टेप करेंगे। ओवर स्टेप मतलब कि धीरे से घर में से कहीं देखेंगे कहाँ रखा है 1000 रुपए और निकाल। अगर ये 1000 रुपए पहले ही दे दिए गए होते तो वो ओवर स्टेप नहीं करती। बेटा अगर पावर शेयरिंग क्यों होती, पावर शेयरिंग अगर हो जाती है ना तो कोई भी ग्रुप ओवर स्टेपिंग नहीं करती। ओवर स्टेपिंग मतलब वो काम नहीं करती जो, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ओवर स्टेपिंग नहीं करती, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करती अगर पावर शेयर हो जाता है। दूसरा, नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर पाता। जब वो पावर शेयरिंग होती है तो पावर दोनों ग्रुप्स को मिलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक ग्रुप नहीं चेंज कर सकता अपने फेवर में, नहीं कर सकता। इसलिए दोनों ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर फेवर। कोई भी अकेली ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने फायदे के लिए नहीं बदल सकता। और when power is not shared, it operates the minority and even the majority। और जब बेटा पावर शेयरिंग नहीं की जाती है ना, तो सबसे पहले दिक्कत होती है उस देश में माइनॉरिटी को। और फिर जब माइनॉरिटी कम्युनिटी को मारते मारते आदत लग जाती है तो मेजोरिटी आपस में भी लड़ने लगती है। इसीलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ सारा पे, reduce the conflict, reduce the possibility of conflict। यानी कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा, नो ग्रुप ओवरस्टेप। नो ग्रुप ओवरस्टेप, कोई भी ग्रुप ओवरस्टेप नहीं करता। तीसरी बात क्या है बेटा, नो सिंगल ग्रुप चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। नो सिंगल ग्रुप चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा है बेटा, माइनॉरिटीज आर सेफ। माइनॉरिटीज जो होती हैं बेटा वो सेफ रहती है अगर पावर शेयरिंग होती है तो इसीलिए बेटा हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए, समझ गए। तो ये तो हो गया बेटा प्रूडेंशियल रीजंस। अब आते हैं मोरल रीजंस। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पहला,
ये डेमोक्रेसी की बेटा स्पिरिट है। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा है। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है तो वहां पे पावर शेयरिंग होगी। अगर डेमोक्रेसी है और पावर शेयर नहीं किया तो फिर डेमोक्रेसी मर जाएगी। इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स इट विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। मतलब कि बेटा एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या किया जाता है कि सभी लोगों को राइट्स मिलते हैं। सभी लोगों को राइट्स मिलते हैं कि वो लोग क्या कर पाए कि अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व हो पाए, और अगर अफेक्टेड है उससे तो उसमें उनकी भागीदारी हो एटलीस्ट। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स इट विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। जो भी लोग बेटा अफेक्टेड होते हैं किसी डिसीजन से, जो भी लोग किसी डिसीजन से अफेक्टेड होते हैं, डेमोक्रेटिक रूल में उनको इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है, और ये इन्वॉल्वमेंट पावर शेयरिंग द्वारा ही पॉसिबल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे एक सेकंड पॉइंट को एक बार अच्छे से समझो। जैसे मान लो कि तुम्हारे लिए साइकिल लेनी है तुम्हारे घर पे, तो एक अच्छा घर वही होगा ना जिसमें तुमसे पूछा जाएगा कि बेटा कौन सी साइकिल। अगर नहीं पूछा जा रहा ना तो वहां पे समझो पावर शेयरिंग नहीं है। समझ रहे हो? तो डेमोक्रेटिक रूल में हमेशा ही होता है कि इट इन्वॉल्व दोज हु अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। A democratic country involves it with those who are affected by its exercise। जो लोग इससे अफेक्टेड होते हैं उनसे हमेशा पूछा जाता है, और ये तभी पूछा जाएगा जब पावर शेयरिंग। लास्ट, a legitimate government is the one where citizens acquire the rule in system through participation। और एक अच्छी गवर्नमेंट वही होती है जहां जनता से क्या बेटा, सिस्टम में जनता का कोई रोल होता है और जनता पार्टिसिपेट करती है। तो ये बेटा पावर शेयरिंग के मोरल रीजंस और पोटेंशियल रीजंस हो। इनको लिख लेना बेटा, क्योंकि आप लोग देख चुके हो कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट। अगर मोरल रीजंस आपको याद ना हो रहे हो तो 2-3 बार लिख के लर्न कर लेना, याद हो जाए। समझे? अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब पावर शेयरिंग कितने तरीकों से की जाए, पावर शेयरिंग कितने तरीकों से की जाए। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अब आप लोगों को मैं बताऊं। पहला, अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में। दूसरा, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में। उसके बाद अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच। 4 तरीकों से बेटा पावर शेयरिंग होती है। सबसे पहला तरीका देखते हैं, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तब गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है। तो ऐसे होता है बेटा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, डिफरेंट ऑर्गन्स वाली जो पावर शेयरिंग है, इधर देखो, उसे कहते हैं बेटा लेजिस्लेचर। दूसरा है बेटा जुडिशियरी, और तीसरा है बेटा एग्जीक्यूटिव। ये 3 तरह की पावर शेयरिंग होती है, और इसको बेटा कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर। समझ रहे हो? तो एक तो ऐसे हमने पावर शेयर कर दिया, जिसमें हमने क्या किया, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में किया है। याद रखना इसमें सारे ऑर्गन्स के पास इक्वल पावर होती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में सारे ऑर्गन्स के पास इक्वल पावर होती है। ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की स्पेशलिटी है। सारे ऑर्गन्स के पास स्पेशल पावर्स होती है, इक्वल पावर होती है, कोई की पावर किसी से भी ज्यादा नहीं होती। तो इस तरह की पावर शेयरिंग में क्या होता है कि पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में शेयर किया जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग ऐसे याद रखना कि देखो इसमें ऐसे ये बना है ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे आप लोग याद रखना एच में ऐसे होता है ऐसे। तो इसमें सबके पास बराबर पावर होती है, और इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एच को हॉरिजॉन्टल पावर। सभी लोग एक ही लेवल पे होते हैं, सबके पास बराबर पावर होता है। सच सेपरेशन इंश्योर्स दैट नो वन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर्स। ईच ऑर्गन चेक द ऑफर्स विच रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ वेरियस सिस्टम। ठीक है, और इसमें यही देखा जाता है कि कोई भी ऑर्गन ज्यादा पावर यूज ना करे। और जैसे लेजिस्लेचर अगर ज्यादा यूज कर रही है तो जुडिशियरी उसको चेक कर सकती है, और अगर उसने गलत किया तो उसको बैलेंस करेगी। कैसे? जुडिशियरी के पास वो पावर्स हैं जिससे वो उसको बैलेंस कर देगी। अगर जुडिशियरी में किसी जज ने गलत डिसीजंस लगातार दे रहा है, लगातार कर रहा है, तो लेजिस्लेचर उस जज को इंपीचमेंट लगा के हटा सकती है। यानी कि
ज्यूडिशरी की पावर्स को लेजिस्लेचर चेक कर रहा है, सब एक दूसरे की पावर्स को चेक कर रहे हैं और अगर कहीं भी गलत है तो उसको फिर बैलेंस कर रहे हैं। इसीलिए बेटा याद रखना कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयर, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कितने आदमी तो थे सरकार। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को क्या कहते हैं बेटा? चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। लिख लो जल्दी से, फिर भी खाली हाथ आ गए। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में 3 लेवल की पावर होती है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सबके पास बराबर पावर्स होती है। याद कर लो। और ये भी याद करो बेटा कि ये जो है ना बेटा इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हॉरि चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट, वाह, इम्पोर्टेंट, वाह, इम्पोर्टेंट, वाह है ये। अगले आते हैं बेटा, अगला देखते हैं। पावर्ड शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो पहला हमने देखा डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, इसमें क्या डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या होता था, ऐसे होता, ऐसे होता। वो मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट। ओ, बार बार एक ही चीज बताते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो बताता हूँ। अब देखते हैं बेटा, ये तो हमने देख लिया डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब देखते हैं डिफरेंट लेवल्स में। लेवल्स सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो रहेगा वीडियो में लास्ट तक। लेवल्स सबके निकलेंगे। तो डिफरेंट लेवल्स में क्या होता है बेटा? सबसे पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर होती है लोकल गवर्नमेंट, लास्ट में होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। 3 लेवल्स पे बेटा इसमें पावर शेयर किया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पावर्स इसमें होते हैं सेंट्रल के पास, उससे थोड़े कम स्टेट के पास और बहुत ही कम लोकल गवर्नमेंट के पास। इसीलिए इस तरह की पावर शेयरिंग में बेटा, ऐसे ऊपर से नीचे लाइन आ रही है ना, इसको कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक, इसे क्या कहते हैं बेटा? वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। याद रखना इसको, वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बिकॉज इट इज डिवाइडेड अमॉन्ग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम पावर्स होती हैं। समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दूसरे टाइप की पावर शेयरिंग है। अब आते हैं तीसरे तरफ की, पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। In this type of arrangement, it is made to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise feel alienated from the government. This method is used to give minority communities a fair share in the power. देखो बेटा ध्यान से, अलग अलग कम्युनिटीज को भी पावर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? जैसे मान लो कोई एक कम्युनिटी लंबे टाइम से सप्रेस्ड है, उसको पावर्स नहीं मिल रहे हैं, उसकी पावर शेयर में हिस्सेदारी नहीं है उसकी, तो फिर किया क्या जाता है ना कि उसको थोड़े पावर्स दिए जाते हैं। इसलिए दिए जाते हैं ताकि उसको भी लगे कि हाँ हम भी इसी फैमिली का पार्ट है। जैसे एग्जांपल मान लेते हो इंडिया में, इंडिया में क्या था कि लंबे टाइम तक ना, सालों सालों तक हमने देखा कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी ऐसी थी, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, जिनके साथ लंबे टाइम से ना इंडिया में क्या हुआ था कि अनफेयर तरीके से बिहेव किया गया था। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, उनको जाति के आधार पर सप्रेस किया जाता था। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने कहा हम उनको पावर्स देंगे ताकि उन्हें लगे कि हाँ हम भी सोसाइटी के पार्ट हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपको 9th क्लास में पढ़ा होगा या फिर आप लोगों को पता होगा कि एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटीज को गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन है और पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर ना, स्पेशली लोकसभा के अंदर बेटा एससीज और एसटीज को रिजर्व सीट्स दी गई। रिजर्व सीट्स दी गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको पावर दिया गया है कि भैया ये लो तुम। इस तरह की पावर शेयरिंग को बेटा कहते हैं पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इंडिया में इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इन इंडिया वी हैव द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। होती है ना रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबलीज में भी, लोकसभा में भी और बेटा पार्लियामेंट में भी, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी में भी होती है बेटा रिजर्व सीट्स एससीज और एसटीज को। क्यों? क्योंकि उनको पावर मिला है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये पूरी बात? और इसी टाइप की पावर शेयरिंग का एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इसी टाइप की पावर शेयरिंग का एग्जांपल है। आपके एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन आया था इस बार, एक स्कूल के प्री बोर्ड में मैंने देखा था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयर्ड बिटवीन
different social groups. Power shared between different अन्ना के जैसा चश्मा लगा कोकोनट में लस अब जाओ सपना ऑल टाइप ऑफ फैंस। चलो भाई, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आया था बेटा एग्जाम में, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कह रहा है स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, कैसे करोगे भैया, कैसे करेंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट में आपको पता था ना बेटा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट में पावर्स मिले थे कि स्पेसिफिक कम्युनिटी को उसके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है, उसके एजुकेशन को प्रोटेक्ट करना है, उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। तो इतने पावर्स मिले थे, ये साफ-साफ क्लियर है बेटा कि ये एक ऐसे टाइप के पावर शेयरिंग का एग्जांपल है जिसमें एक स्पेशल कम्युनिटी को पावर दिया जा रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज अ एग्जांपल ऑफ पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। समझ रहे हो ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट में साफ-साफ दिख रहा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ही ग्रुप के लिए काम कर रही है। क्या कहना है, बस हो गया। तो ये तीसरे टाइप की पावर शेयरिंग है और अब आते हैं बेटा चौथे टाइप की पावर शेयरिंग, पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। गलत तो लिख दिया है, ठीक है। पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. This type of government is called coalition government. आपको पता होगा कि जब इंडिया में कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, कोलिजन गवर्नमेंट 60 गांठ की जब सरकार बनती है, 60 गांठ की सरकार में एक पॉलिटिकल पार्टी के पास सारे पावर्स नहीं होते, दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती। जैसे अभी समझो, अभी इंडिया में एनडीए की गवर्नमेंट है कि नहीं है? एनडीए की गवर्नमेंट यानी मोदी जी की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट। इसमें बीजेपी भी है, बीजेपी। इसमें एक पार्टी है जेडीयू, इसमें एक पार्टी है आंध्र प्रदेश की टीडीपी। तो ये तीन मेन पार्टियां हैं बेटा। तो क्या सिर्फ सारे पावर्स बीजेपी के पास है? नहीं, जेडीयू के भी पास है, टीडीपी के पास है, टीडीपी के भी पास है। तीनों पार्टीज के पास पावर है क्योंकि तीनों ने मिलकर कोलिजन की गवर्नमेंट बनाया है। तो पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है कि जब अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर को शेयर किया जाता है, तो उसे कहते हैं बेटा पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट। और ये तब होता है जब कोलिजन गवर्नमेंट बनती है। जब क्या बनती है? कोलिजन गवर्नमेंट। ये एग्जांपल रहा उसका। तो चलो भैया पॉलिटिकल पार्टीज में तो पावर शेयरिंग समझ लिया। प्रेशर ग्रुप्स में पावर शेयरिंग क्या है? तो many interest groups like traders, businessmen, farmers, industrial workers also have share in a governmental powers either way through participation or influencing decision making. इन आपको पता होगा बेटा कि ये समझ लो एक बार प्रेशर ग्रुप्स को पावर कैसे मिलती है। जैसे अगर ना गवर्नमेंट लेट सपोज कि फार्मर्स के लिए कोई डिसीजन ले रही है, कोई भी डिसीजन जब गवर्नमेंट लेती है फार्मर्स, उसमें गवर्नमेंट करती क्या है कि पहले फार्मर्स के जो सोशल ग्रुप्स हैं उनसे पूछती है कि सर हम सोच रहे हैं कि ये करें, आप बताओ करें या ना करें। तो अच्छा ये बताओ फार्मर से गवर्नमेंट क्यों पूछ रही है? क्यों मोदी जी जाके फार्मर से बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि फार्मर्स को भी थोड़े बहुत पावर शेयरिंग है, इसीलिए कर रहे हैं। अगर अब आते हैं बिजनेसमैन के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, लेट्स सपोज टैक्स से रिलेटेड कोई फैसला लेना है मोदी जी को, तो पहले ना बिजनेसमैन के जो ग्रुप्स हैं, यूनियंस हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है? और वो लोग ना फिर मोदी जी को कहते हैं कि सर आपकी सोच तो ठीक है, एक्स वाई जेड इसमें थोड़ा-सा चेंज कर दो। तो वो चेंज करते भी हैं। लोग देख रहे हो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, यानी कि जो ट्रेडर्स का, फार्मर्स का अलग-अलग ग्रुप्स हैं, वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये बेटा क्या है? इट इज़ अ पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट प्रेशर। ऐसे करके बेटा 4 लेवल्स की पावर शेयरिंग होती है। एक हॉरिजॉन्टल लेवल वाली, समझ लो यहाँ पे। एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल वाली बेटा, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, सबके पास बराबर पावर होती है। एक होती है बेटा वर्टिकल वाली, ऊपर वाले के पास ज़्यादा, नीचे वाले के पास थोड़ा कम और सबसे नीचे वाले के पास। तीसरी क्या होती है? सोशल ग्रुप्स को जो पावर मिलते हैं, जैसे एससीज़, एसटीज़ को हमारे इंडिया में मिला है रिजर्वेशन, उस तरह की पावर शेयरिंग। और चौथा है बेटा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स को पावर्स मिली। इस तरह के 4 लेवल की पावर शेयरिंग। एग्जाम में बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। नई नई डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के मॉडर्न फॉर्म्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
ऐसे करके हमने सारे वीडियो को अच्छे से कवर कर लिया और चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिटेल्ड में आप लोगों को पढ़ा। अब आप लोगों का काम बनता है कि इसके सारे नोट्स बनाओ और नोट्स बना के इसको याद करो। और मैं गारंटी देता हूँ कि अब इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। एक एमसीक्यू भी नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना रिव्यू जो है वो ज़रूर देखना कि आपको पढ़ने में कहाँ मज़ा आया, कौन-सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया या फिर कौन-सा पॉइंट अच्छे से समझ में आया। आपके रिव्यू से हमें मोटिवेशन मिलता है और चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देना। सारे वीडियोज़ आपको यहीं पे मिलेंगे और एसएसटी पूरा मैं ही आप लोगों को आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। मन लगा के पढ़ते रहो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहो। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।